हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका लर्निंग विद गौतम यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो हम करने वाले हैं क्लास 12th म्यूजिक के यानी कि संगीत के मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को, जो कि आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से ध्यानपूर्वक और लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राग भूपाली में कितने स्वर होते हैं। राग भूपाली जो होता है इसमें स्वरों की संख्या कितनी होती है, 5, 6, 7 या 8। तो राग भूपाली में स्वरों की जो संख्या है वो 5 होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आरोह का क्या अर्थ होता है। आरोह और अवरोह इस दोनों का अर्थ आपको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि दोनों एग्जाम में पूछा जा चुका है और पूछे जाने की क्वेश्चन की काफ़ी ज़्यादा संभावनाएं हैं। तो आरोह का अर्थ क्या होता है, तो आरोह का अर्थ होता है स्वरों का चढ़ना, और अवरोह ही पूछे तो स्वरों का उतरना। समझ गए, स्वरों का चढ़ना मतलब क्या होता है, आरोह होता है, और अवरोह का मतलब क्या होता है, स्वरों का उतरना। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय शास्त्रीय संगीत के रागों का मूल आधार क्या होता है। भारतीय शास्त्रीय संगीत के जो राग होते हैं उनका मूल आधार होता है ठाठ। क्या होता है उनका मूल आधार, तो ठाठ होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तान का क्या अर्थ है। तान का अर्थ क्या होता है, तो तान का अर्थ होता है स्वरों का विस्तार करना। तान का अर्थ क्या होता है, तो स्वरों का विस्तार करना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक ताल में कितनी मात्राएं होती हैं। ताल, एक ताल जो होती है उसमें मात्राओं की संख्या कितनी होती है, तो 12 होती है। और ये सेम क्वेश्चन पिछले साल भी पूछा गया था। एक ताल में कितनी मात्राएं होती हैं, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 12। और पिछले 10 साल में ये क्वेश्चन 5 से 6 बार पूछा जा चुका है। इस बार भी पूछे जाने की संभावनाएं हैं, इसलिए अच्छे से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, संगीत में मूलधार स्वर किसे कहा जाता है। संगीत में मूलाधार स्वर किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है सा को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, राग में किस स्वर को हमेशा शुद्ध माना जाता है। राग में वो कौन सा स्वर है जिसे कि हमेशा शुद्ध माना जाता है, तो सा को ही, राग में जो सा स्वर होता है इसको ही शुद्ध माना जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, कर्नाटकी संगीत में किसको कट्टा कहते हैं। कर्नाटकी संगीत में किसको कट्टा कहते हैं, तो ताल की संरचना को। ताल की संरचना को कर्नाटकी संगीत में कट्टा कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, राग हंस ध्वनि में कितने स्वर होते हैं। राग हंस ध्वनि में स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो याद रखना है 5 होती है। राग हंस ध्वनि में स्वरों की जो संख्या है वो 5 होती है। अगला क्वेश्चन है, ताल का खोला का से क्या अर्थ होता है। ताल का खोला का क्या अर्थ होता है, तो यानी कि ताल की शुरुआत करना। ताल का खोला का अर्थ होता है ताल की शुरुआत करना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राग में सम का क्या अर्थ होता है। राग में सम का क्या अर्थ होता है, तो राग में सम का अर्थ होता है ताल का प्रथम भाग। राग में सम का क्या अर्थ होता है, तो ताल का प्रथम भाग। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तानी संगीत में राग यमन का वादी स्वर क्या होता है। यहाँ पर पूछा जा रहा है राग यमन का क्या पूछा जा रहा है, वादी। संवादी और वादी में कंफ्यूज नहीं होना है। तो राग यमन का वादी स्वर क्या होता है, तो रे होता है। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन, राग दरबारी कांगड़ा का समय क्या है। किस चीज़ का समय, तो गाने और बजाने का समय राग दरबारी कांगड़ा का क्या होता है। रात का होता है, दिन का होता है, सुबह या शाम होता है। तो रात का समय होता है राग दरबारी कांगड़ा का गाने बजाने का समय। अगला क्वेश्चन है, काफ़ी किस प्रकार का राग है। काफ़ी जो है ये किस प्रकार राग है। सेट ए जो देखिएगा 2024 का, उसमें शायद पहला या चौथा नंबर क्वेश्चन है, मुझे अच्छे से याद नहीं है, पहला या चौथा नंबर क्वेश्चन यही है। काफ़ी किस प्रकार का राग है, तो काफ़ी ठाठ का राग है। ऑप्शन में इसका सी हो जाएगा। सेम ये क्वेश्चन 2024 में पूछा गया था। और देखिए, अगर आप लोग म्यूजिक का गेस क्वेश्चन का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे जो हैं इसका पीडीएफ ले चुके हैं। जो लोग भी इसका पीडीएफ ले लिए वीडियो को थोड़ा स्किप कर दीजिएगा, थोड़ा आगे से देख लीजिएगा। जो लोग अभी तक नहीं लिए उनको बता देते हैं जल्दी से कि इसमें क्या क्या मिलेगा और आपको कैसे मिलेगा। ठीक है, तो इसमें मिलेगा क्या क्या, तो आपका जो भी सब्जेक्ट हो आर्ट्स में, आपका जो भी आर्ट्स में 5 सब्जेक्ट होगा, चाहे आपका म्यूजिक, हिस्ट्री, हिंदी, जो भी 5 सब्जेक्ट हो, इसी 10 में से कोई आपका 5 होगा, उस 5 सब्जेक्ट का पीडीएफ मिल जाएगा। ये समझ गए। अब इस पीडीएफ में रहेगा क्या क्या, तो म्यूजिक की अगर बात करें तो इसमें आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों रहेगा। उसके साथ साथ पिछले साल में जो पूछे गए प्रश्न है ये भी रहेगा। और ये म्यूजिक में नहीं रहेगा, सभी सब्जेक्ट में, जैसे हिंदी में, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सभी सब्जेक्ट में, इंग्लिश, सभी सब्जेक्ट में इसी तरह से रहेगा। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव और पिछले साल में जो पूछे गए प्रश्न है वो सारा रहेगा। समझ गए, ये तो समझिए। अब किस तरह के क्वेश्चन रहेंगे, यानी चैप्टर वाइज रहेंगे। जैसे म्यूजिक की बात करें, इसमें चैप्टर वाइज, चैप्टर फर्स्ट से लेकर के लास्ट तक, आपके सिलेबस में जितने भी चैप्टर उसमें चैप्टर फर्स्ट से लेकर के लास्ट तक जो भी क्वेश्चन है वो आपको इसमें मिल जाएगा चैप्टर वाइज, जिसमें प्रश्नों की संख्या कितनी होगी, 400 होगी। इतना कर लीजिए, इसके बाद आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, न गेस्ट पेपर, न क्वेश्चन बैंक, न कोई बुक। दूसरा बात कर ले तो दूसरा इसमें रहेगा लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इसमें प्रश्नों की संख्या कितनी रहेगी, तो 100 से ज़्यादा ही रहेगी। यहाँ पर 100 लिखा हुआ है लेकिन 110 या 112 के करीब क्वेश्चन है। ये लघु
उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कर लीजिए। इसके अलावा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मन में लग रहा होगा कि ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हो गया, लेकिन अभी आपके पास टाइम है। अगर इतना कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। देखिए, अगर आपसे कोई आपको कहता है कि हम 30 क्वेश्चन बताएंगे, 30 क्वेश्चन कर लो, उसी में से एग्जाम में आ जाएगा, बिल्कुल झूठ बात बता रहा है। हो सकता है 30 में से कोई एक आ जाए, हो सकता है ऐसा 2 आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि सारा का सारा क्वेश्चन वहीं से आ जाए या 5-6 क्वेश्चन 30 में से ही आ जाए। ऐसा हो ही नहीं सकता, ये आपको भी पता होगा, समझ गए। ऐसा कोई नहीं आपको बता सकता। हाँ, ये वही बता सकता है जो क्वेश्चन सेट किए होंगे, और जो क्वेश्चन सेट किए हैं वो आपको बताएंगे नहीं। इसलिए आपको इतना क्वेश्चन 100 करना ही पड़ेगा। अगर ये 100 कर लेते हैं तो मैं आपको बता सकता हूँ कि आपसे एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, जो क्वेश्चन आएगा यहीं से आएगा। लेकिन यही मैं बताता कि 20 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन या 40 क्वेश्चन कर लीजिए, उसी में से एग्जाम में आएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। आपको भी इतना पता होगा, समझ गए। उसके बाद आप PYQ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2013 से लेकर के 2024 तक जो भी प्रश्न आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया, उस सारा का सारा आपको एक PDF में मिल जाएगा। उसको कर लीजिए तो आपका PYQ भी कंप्लीट हो जाएगा। PYQ वो करना जरूरी है, जरूरी नहीं है, लेकिन आपके प्रैक्टिस के लिए है। क्यों प्रैक्टिस के लिए? तो देखिए, यहाँ पर आपको क्या करवाएंगे, 400 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रहे हैं। ये 400 क्वेश्चन जैसे ही आप कंप्लीट कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव का, तो आपको पता होना चाहिए ना कि हम कर तो लिए, कंफर्म तो होना चाहिए कि इससे क्वेश्चन बनेगा कि नहीं, इससे क्वेश्चन आएगा कि नहीं, ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि नहीं। तो देखिए, जैसे आप PYQ करेंगे आपसे बनने लगेगा, यानी आप समझ जाएगा कि आप राइट ट्रैक पर है, आपसे क्वेश्चन बन रहा है। एग्जाम में भी सेम इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे, आपसे बनेंगे। उसके बाद लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपको जो पिछले साल के हैं वो इसलिए नहीं दिए क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हो जाता है, उतना आप लोग कर भी नहीं पाते। और कई बार क्या होता है ना, काम अगर कोई बड़ा मिल जाए तो मुझे लगता है ये तो बहुत बड़ा काम है, ये तो हमसे हो ही नहीं पाएगा, तो हम स्टार्ट करते ही नहीं है। इसलिए जितना दिए इतना कर लीजिए, यही इनफ है, बस हो गया, समझ गए। अब ये तो हो गई म्यूजिक की बात। उसके बाद बात करें तो हिंदी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जितना सब्जेक्ट है आपका, जो भी 5 सब्जेक्ट हो, सभी में आपको इसी तरह से रहेगा, ऑब्जेक्टिव रहेगा हर एक चैप्टर का, चैप्टर वाइज। जैसे हिंदी में आपके गद्यखंड और काव्यखंड है, तो 13-26 चैप्टर है। गद्यखंड में भी 13 चैप्टर है, काव्यखंड में भी 13 चैप्टर है। 26 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, सब प्रसंग व्याख्या वाला क्वेश्चन सारा कुछ आपको मिलेगा। इंग्लिश में भी सेम इसी तरह से, प्रोज सेक्शन, पोइट्री सेक्शन। हिस्ट्री में भी जो 15 चैप्टर है आपके, 1 से लेकर के 15, पॉलिटिकल साइंस में 18 चैप्टर है। ज्योग्राफी में जो दोनों पार्ट है, सारा का जो भी, या होम साइंस हो, जो भी सब्जेक्ट हो, उसमें जो भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव है, सारा आपको मिल जाएगा। एक लाइन में आपको बता रहे हैं, इतना कर लीजिए, इसके अलावा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गेस्ट पेपर अगर करते हैं, आप सोचेंगे कि नहीं हम गेस्ट पेपर लिए, हम गेस्ट पेपर से करेंगे, अच्छी बात है, आप करिए, कोई दिक्कत नहीं, गेस्ट पेपर से भी कर सकते हैं। उसमें आपको बस 2 प्रॉब्लम आएंगी, पूछिएगा 2 प्रॉब्लम कौन कौन आएगी। पहला प्रॉब्लम तो ये रहेगा कि जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन गेस्ट पेपर से करते हैं तो उसमें इतना क्वेश्चन गलती रहता है, ज़्यादा नहीं रहता, लेकिन हर एक जैसे उसमें रहता है ना 15, 20, 25 जो एक पार्ट का क्वेश्चन आता है, सेट 1 का जैसे रहता है, उसमें 30-35 क्वेश्चन रहता है, तो फिक्स है उसमें तो 2-3 क्वेश्चन गलत आंसर दिया रहता है, समझ गए। और इसी तरह से जब आप एग्जाम में जाते हैं तो 5 से 7 नंबर आपके गलत इसीलिए हो जाता है क्योंकि आप गलत पढ़ के जाते हैं, और यहाँ पर आपको मिलेगा बिल्कुल सही। बार बार इसको चेक कर चुके हैं, इसमें गलत कुछ भी नहीं मिलेगा। दूसरा परेशानी आपको क्या आएगा, दूसरा परेशानी ये आएगा जब आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने जाएंगे गेस्ट पेपर या बुक से या किसी क्वेश्चन बैंक से, उसमें आंसर पहले तो आपको बहुत बड़ा मिलेगा। आप खुद सोचिए, 2 नंबर का क्वेश्चन है, उसका आंसर ज़्यादा आप लोग 5 लाइन में दीजिएगा, लेकिन सेम वही क्वेश्चन का आंसर आप लोग गेस्ट पेपर में देखिएगा तो उसका आंसर 10-15 लाइन में रहता है। चलिए ठीक है, 10-15 लाइन में है, लेकिन उसका जो लैंग्वेज रहता है वो किताबी लैंग्वेज रहता है, वो आपसे समझ में नहीं आता है। और यहाँ पर आपको आंसर जो मिलेगा वो सिंपल लैंग्वेज मिलेगा, ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाए और जैसे ही पढ़े आपको याद हो जाए, समझ गए। तो ये आपको बेनिफिट इसको करने से मिलेगा। और साथ ही साथ केस पेपर आप लोग खरीदिएगा, उसमें क्वेश्चन जो रहेगा उसको संख्या भी ज़्यादा हो सकती है, इससे कम रहेगा जो भी हो, लेकिन उसमें क्या है, बस आपको 50 रुपये में 5 सब्जेक्ट का PDF दे रहे हैं। और इसमें गारंटी ये है कि इतना कर लेने के बाद आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसी से आपका सारा क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व हो जाएगा, समझ गए। अब बात करें कि PDF आपको मिलेगा कैसे, पे कैसे करना है, तो ये नंबर है 7903820891। इस नंबर पे आप लोग फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम किसी माध्यम से केवल 50 रुपये, आपको केवल और केवल 50 रुपये पे करना, और इस 50 रुपये में ही आपको 5 सब्जेक्ट का PDF मिल जाएगा। पे कर देना, उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, जो 50 रुपये आप पे कीजिएगा, इसी नंबर से व्हाट्सएप है, उस व्हाट्सएप पे आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट भेज देना है। और जो भी आपका 5 सब्जेक्ट हो, 5 सब्जेक्ट का नाम आप लोग मैसेज कर दीजिएगा, PDF जो है आपको तुरंत मिल जाएगा। और उस PDF को लेकर के आप लोग बहुत ही कम समय में और बहुत ही बढ़िया तरीके से अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, समझ गए। चलिए आते हैं अपने क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन क्या था हमारा, तो अगला क्वेश्चन है ताल झुमरा में कितनी मात्राएं होती है। ताल झुमरा जो होता है इसमें मात्राओं की संख्या कितनी होती है, जिसमें मात्राओं की संख्या 14 होती है ताल झुमरा में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय संगीत में चौताल में कितनी मात्राएं होती है, तो भारतीय संगीत में चौताल यानी 14 मात्राएं होती हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा राग के न्यास स्वर का क्या अर्थ होता है, तो राग के न्यास स्वर का अर्थ होता है वह स्वर जिस पर राग समाप्त होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। राग के न्यास स्वर का अर्थ होता है वह स्वर जिस पर राग की समाप्ति होती हो।
अगला क्वेश्चन है संगीत में आरोह क्या है और अवरोह क्या है। तो संगीत में आरोह और अवरोह क्या है, तो अभी थोड़ी देर पहले ऊपर आपको बता चुके हैं कि राग के स्वर को के क्रम को चढ़ना और उतरना जो होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, राग और क्या कहते हैं, आरोह और अवरोह कहते हैं। संगीत में आरोह और अवरोह किसे कहते हैं, तो राग के स्वर क्रम का चढ़ना और उतरना को हम लोग आरोह और अवरोह कहते हैं। और सेम ये क्वेश्चन पिछले 10 से 12 साल की बात करें, 2013 से लेकर के 2024 तक यानी 11 साल में ये क्वेश्चन 6 से 7 बार पूछा जा चुका है। याद रखिएगा अच्छे से, पिछली बार नहीं पूछा गया था 2023 में, 2024 में, इस बार पूछे जाने की काफ़ी ज़्यादा संभावनाएं हैं। अगला क्वेश्चन है हिंदुस्तानी संगीत में ख्याल किस प्रकार का संगीत है। हिंदुस्तानी संगीत में जो ख्याल है ये किस प्रकार का संगीत है, तो शास्त्रीय वादन शैली का संगीत है हिंदुस्तानी संगीत में ख्याल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय संगीत में सप्तक कितने प्रकार के होते हैं। तो भारतीय संगीत में जो सप्तक होते हैं वो होते हैं भारतीय सप्तक है ना, तो सप्तक होते हैं 3 प्रकार के, एक होते हैं मध्य सप्तक, एक होता है मध्य सप्तक और एक होता है तार सप्तक। समझ गए, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ताल रूपक में कितनी मात्राएं होती हैं। तो ताल रूपक में 7 मात्राएं होती हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय शास्त्रीय संगीत का सबसे पुराना ग्रंथ कौन सा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नाट्य शास्त्र जो है ये भारतीय शास्त्रीय संगीत का सबसे पुराना ग्रंथ है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कर्नाटकी संगीत में कीर्तना का क्या अर्थ होता है। तो कर्नाटकी संगीत में जो कीर्तना होता है उसका अर्थ होता है गीत की एक विधा, गीत की एक विधा कर्नाटकी संगीत में कीर्तना का अर्थ होता है। अगला क्वेश्चन है हिंदुस्तानी संगीत में गमक का क्या अर्थ होता है। तो हिंदुस्तानी संगीत में जो गमक होता है उसका अर्थ होता है स्वरों का कंपन। 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, 17 में ही पूछा गया था, 17 या 18 में कंफ्यूज है लेकिन 17 में ही शायद पूछा गया था। हिंदुस्तानी संगीत में गमक का क्या अर्थ है, तो स्वर का कंपन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा राग भूपाली में किस प्रकार के स्वर होते हैं। राग भूपाली जो होता है इसमें किस प्रकार के स्वर होते हैं, तो शुद्ध स्वर होते हैं राग भूपाली में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विलंबित का क्या अर्थ होता है। विलंबित का अर्थ क्या होता है, तो धीमी गति से विलंबित का अर्थ होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शुद्ध मध्यम किस प्रकार का स्वर है। शुद्ध मध्यम जो है ये किस प्रकार का स्वर है, तो ये शुद्ध स्वर है, ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। शुद्ध मध्यम जो है ये शुद्ध प्रकार का स्वर है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संगीत में रागनी किसे कहते हैं। तो भारतीय संगीत में जो रागनी होता है ये राग की एक उपश्रेणी होता है। भारतीय संगीत में जो रागनी होता है वो क्या होता है, तो रागनी होता है राग का एक उपश्रेणी, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा द्रुत का क्या अर्थ होता है। तो द्रुत का क्या अर्थ होता है, तो द्रुत का अर्थ होता है तेज गति से, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा, तेज गति से। अगला क्वेश्चन हमारा संगीत में कायदा का क्या अर्थ होता है। संगीत में कायदा जो है इसका अर्थ क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, तो तबले की वादन शैली होती है संगीत में, उसी को क्या कहा जाता है, तो कायदा कहा जाता है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा राग कामोद का मुख्य स्वर कौन सा होता है। राग कामोद जो है इसका मुख्य स्वर कौन सा होता है, तो म होता है राग कामोद का मुख्य स्वर, ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा राग मेघ का समय क्या है। राग मेघ जो है इसका समय क्या होता है, तो राग मेघ का समय होता है वर्षा ऋतु का, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। राग मेघ का स्वर क्या होता है, तो वर्षा ऋतु का। अब अगला क्वेश्चन कर लेते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अलाप किसे कहते हैं। अलाप जो होता है ये हम किसे कहते हैं, तो अलाप किसे कहते हैं, तो अलाप कहते हैं राग के गायन बिना ताल के, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अलाप किसे कहते हैं, तो राग का गायन बिना ताल के को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा आध्यात्मिक संगीत किस रूप में गायन होता है। आध्यात्मिक संगीत के किस रूप में गायन होता है, तो आध्यात्मिक संगीत के भक्ति संगीत में के रूप में गायन होता है। आध्यात्मिक संगीत का किस रूप में गायन होता है, गाया जाता है आध्यात्मिक संगीत को, तो भक्ति संगीत के रूप में, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। और आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है हमारा श्रृंगारी राग का क्या उद्देश्य होता है। तो श्रृंगारी राग का उद्देश्य होता है प्रेम और आकर्षण व्यक्त करना। प्रेम और आकर्षण व्यक्त करना श्रृंगारी राग का उद्देश्य होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। इसी के साथ वीडियो पे कंप्लीट करते हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है। और ऊपर जो पीडीएफ बताएं उस पीडीएफ को आप लोग जरूर ले लीजिएगा और उस पीडीएफ को अगर पढ़ लीजिएगा, उसके अलावा आपको कभी भी कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस बोर्ड एग्जाम के लिए, समझ गए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ।